उसके बाद मेरे जम्मू कश्मीर रियासत का नुकसान हुआ ना, वो ज्यादा हो गया। एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरी रियासत को तोड़ के हम सब की रियासत, यानी कि मैं रहता हूं तो मेरे मुंह से ये निकलता है, लेकिन हम सब की जो रियासत है जम्मू कश्मीर, उसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये सबसे अफसोसजनक मैं कह रहा हूं। लेकिन लोगों से पूछें जनाब, ये कंप्लीट फेलियर है, टोटल फेलियर है। बॉर्डर पे जाके मैं देखता हूं चीफ हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है वो रेलवे स्टेशन में टूर लगा सकते हैं आके, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और अगर उसको वो बिजी है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बिजी हो गए हैं, वो भी बॉर्डर में नहीं जा सकते। सारी मोटरें सड़ी पड़ी हैं, पानी इरिगेशन का सारा बैंड बच चुका है, ठप पड़ा है, वहां पे ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, आज लगाए नहीं जा रहे। और पाकिस्तान की जब पैटी लग जाएगी वो फायरिंग शुरू कर देगा, हमारी लगने नहीं पाएगी। तो ये कौन सी तरक्की, कौन सी लहरें, कौन सा विकास? सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास। मोदी जी ने, बीजेपी की तमाम लीडरशिप ने कहा कि हम यहाँ विकास की नई लहरें आ जाएंगी। मुझे भी लग रहा था शायद कुछ हो जाएगा, शायद कोई ऐसी प्लान हो जिसके साथ तहत ये हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इट इज ए बिग जीरो, बिग जीरो। डोमिसाइल से देखें, जब कल मैंने आगे भी कहा कि ये जो बाहर के लड़के आएंगे, जो हरियाणा पंजाब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं उनके पहले ही कद ज्यादा हैं। हम जम्मू में तो डोगरा लोग तो जितने हैं वो डोगरा सर्टिफिकेट लेके डोगरा हाइट रिलैक्सेशन लेते थे आर्मी की भर्ती में, तो हम पहले ही अंडर हाइट हैं। हमारी को एक रिलैक्सेशन मिलती थी आर्मी में विद डोगरा सर्टिफिकेट कि डोगरा बहादुर है, कुछ नहीं हुआ अगर छोटा है, लेकिन डोगरा बहादुर है। टोनी जी, 370 को खत्म किए हुए अभी 1 साल होने वाला है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ फायदा मिला इसका? देखिए, पर्सनली स्पीकिंग, मैं जो 370 में सबसे विवादित चीज थी वो थी जो हमारे जम्मू के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, स्टेट सिलेक्ट राइट्स नहीं थे। उसके मैं जाती तौर पे बड़ा खिलाफ था, और मैं वेलकम करता हूं कि उस हद तक ये बहुत सही था हुआ ये जो हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे जम्मू कश्मीर रियासत का नुकसान हुआ ना, वो ज्यादा हो गया। एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरी रियासत को तोड़ के हम सब की रियासत, यानी कि मैं रहता हूं तो मेरे मुंह से ये निकलता है, लेकिन हम सब की जो रियासत है जम्मू कश्मीर, इसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये सबसे अफसोसजनक बात थी। और ये जिस दिन ये यूटी बनाई, उससे सबसे बड़ी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की शुरू हुई, और उसके ऊपर भी हमारे जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय जो इन्होंने मोदी जी ने, बीजेपी की तमाम लीडरशिप ने कहा कि हम यहाँ विकास की नई लहरें आ जाएंगी। मुझे भी लग रहा था शायद कुछ हो जाएगा, शायद कोई ऐसी प्लान हो जिसके साथ तहत ये हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इट इज ए बिग जीरो, बिग जीरो। आप यकीन मानिए, मुझे बताएं ना कौन सा काम किया है इन्होंने, कौन सी जगह पे लग रहा है कि हम ये सब कुछ ठीक कर बैठे। हमें बिल्कुल नुकसान हुआ है इसका, और उसके ऊपर हमारे मरहम लगाने के बजाय इन्होंने डोमिसाइल लाया। डोमिसाइल से देखें, जब कल मैंने आगे भी इंटरव्यूज में कहा कि ये जो बाहर के लड़के आएंगे, जो हरियाणा पंजाब से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके बच्चे जो हैं उनके पहले ही कद ज्यादा हैं। हम जम्मू में तो डोगरा लोग तो जितने हैं वो डोगरा सर्टिफिकेट लेके डोगरा हाइट रिलैक्सेशन लेते थे आर्मी की भर्ती में, तो हम पहले ही अंडर हाइट हैं। हमारी को एक रिलैक्सेशन मिलती थी आर्मी में विद डोगरा सर्टिफिकेट कि डोगरा बहादुर है, कुछ नहीं हुआ अगर छोटा है, लेकिन डोगरा बहादुर है, क्योंकि हमने ही तो सारी जंगें देखी हैं इस बॉर्डर के ऊपर। तो इस कारण के करके हमको वो रिलैक्सेशन भी मिली, और हमने लेकिन जब कल को पुलिस की भर्ती होगी तो हम कहां का स्टैंड कर पाएंगे 6.5 फुट के आगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये सरासर गलत हो रहा है, और बीजेपी की जितनी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती सेंटर में। वो साबित हो गया। यहाँ पे 2-3 बार जब भी टोल प्लाजा लगा
अखनू ये बड़ी ब्राह्मणा वाला लगा तो रविंद्र रैना जी ने कहा कि मेरे हमारी गडकरी जी से बात हो गई है, चिट्ठियां चली गई हैं, ये हो गया वो हो गया, ये उखड़ जाएगा। उखड़ना क्या, लखनपुर में एक और लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है यहां की लीडरशिप को शायद सेंटर की लीडरशिप सीरियसली नहीं लेती है, यह साफ हो चुका है। और मेरी फिर इस माध्यम से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप पीएमओ से अपील कर रहा हूं, मैं जितेंद्र सिंह से अपील कर रहा हूं, मैं इनके तमाम बड़े नेताओं से अपील कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि कहीं ये मीडिया की रीच उन तक पहुंचे, क्योंकि वो जो गोदी मीडिया वो तो ये हमारी बात पहुंचाएगा ही नहीं, वो सुनता ही नहीं। अंत वक्त समझते हैं कि हम मुखालफत कर रहे हैं तो शायद हम उनके विरोधी हैं। भाई हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन हम मुद्दा तो सही उठा रहे हैं, वो तो जम्मू के हक में है, वो तो बात सुनो आप। लेकिन वो बात सुनने को भी अगर तैयार नहीं है तो ये समझ लो कि आने वाले दिनों में एक इनकलाब आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सर 370-35 एक खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं अमित शाह ने जब बयान दिया था, उन्होंने बोला था कि स्टेट का दर्जा जो है हम 1 साल के बाद वापस देंगे। क्या लगता है? हम भी सोच से देख रहे हैं कि शायद 5 को जो इन्होंने बरसी मनानी है शायद उस दिन कोई अनाउंसमेंट करेंगे, या 15 अगस्त को कोई अनाउंसमेंट करेंगे। तो यहाँ मुझे एक जाती तौर पर शायद ये भी लग रहा है कि जैसे ही डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी तो शायद उसके बाद ना करें। और डीलिमिटेशन में मैं ये कहूंगा कि आप बाकी सब जगह देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि सिख पूरी स्टेट में माइनॉरिटी है, तो हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें बाइफरकेट की जाए, सिखों की भी माइनॉरिटी एक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, ताकि जहां हम अक्सरियत में है हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, वी आर ए माइनॉरिटी इन द स्टेट, हमारा भी वो ख्याल रखा जाए। तो मैं लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ खींच दी जा रही है, तो वो मुझे लग रहा है कि आज भी जितेंद्र सिंह जी को, पीएमओ को इसमें आगे बड़ा नजदीकी से देखना पड़ेगा। मैं उनको ये अपील करूंगा, जैसे उनका इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, ऐसा इंटरेस्ट वो JNK से जाएं। हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उनसे अच्छे तल्लकात हैं, हम उनसे एक मुतबाराना गुजारिश करना चाहते हैं, आप एक बार आके अपनी पार्टी लीडरशिप के अलावा जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन्स की बात सुने और आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले। आप बात करते हो डिप्टी कमिश्नर से, आप बात करते होंगे कमिश्नर सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर से, मैं कह रहा हूं, लेकिन लोगों से पूछें जनाब, ये कंप्लीट फेलियर है, टोटल फेलियर है। बॉर्डर पे जाके मैं देखता हूं चीफ हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है वो रेलवे स्टेशन पे टूर लगा सकते हैं आके, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और अगर उसको वो बिजी है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी बिजी हो गए हैं, वो भी बॉर्डर में नहीं जा सकते। सारी मोटरें सड़ी पड़ी हैं, पानी इरिगेशन का सारा बैंड बच चुका है, ठप पड़ा है, वहां पे ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जब पैडी लग जाएगी वो फायरिंग शुरू कर देगा, हमारी लगने नहीं पाएगी। तो ये कौन सी तरक्की, कौन सी लहरें, कौन सा विकास, सब बकवास। मैं कह रहा हूं कि अगर इनको कोई बात करनी है तो ये हमारी बात आके सुने जनाब, हम आपके अपने, हम कोई पराये थोड़ी है। हम आपके बीच में ये जो आपके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है कि वो आपको अपना कसूर नहीं बता रहे हैं, हम उनका कसूर उनके मुंह में बताने को तैयार है। आप लाएं, आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिठा दें, मैं पहला शख्स हूं, मैं सामने गिनूंगा ये तुम्हारे फॉल्ट है। जनाब ये आप ये वायसराय बन गए हैं अंग्रेजों के टाइम के, यहां पर एडवाइजर्स जो हैं वो आप बीजेपी के ही लगाएं, लेकिन वो लोकल लगाएं। लेकिन ये जो बाहर से लाके बिठाए इनको कोई लेना देना नहीं है बाहर से, उन्होंने इलेक्शन लड़नी नहीं है, उनको क्या जरूरत है कि भाई लोगों की जाके तकलीफों को देखें। सर कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि 5 अगस्त को हो सकता है कि 4G जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। और जनाब तंग आ गए ना सुन के, नई डेटे सुन के तंग आ गए हम। क्या है क्या 4G जो इनको चलाने में दिक्कत है? ये कहते थे हम विकास लाएंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कह रही है बीजेपी, तमाम लीडरशिप, और इनको तरस नहीं आ रहा कि इनके बच्चे जो हैं कल को हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे वहां पर जाके पढ़ाई वेस्ट हो गई है। जो दिल्ली से का बच्चा है वो हमारे बच्चे के साथ मैच वो आगे होगा क्योंकि उसने 4G, उसके वहां 10 दिन खराब हुए, हालात ठीक हो गए। आज JNK में कौन से हालात खराब है? सब जगह पीसफुल है। आप बाय इंटरनेशनली ध्यान दे रहे हो कि बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर 4G चलाने में कौन सी दिक्कत है? और जो मिलिटेंसी की बात है वो सीधा सैटेलाइट फोन यूज करते हैं, उनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है 4G की। और जिन्होंने डैमेज करना है वो 2G में भी कर सकते हैं हमको। मैं कह रहा हूं हमारी जम्मू का डोगरा तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है ना, हमारा क्या कसूर है?
जहां डिस्टर्बेंस है वहां का आप बंद रखें। पहले भी होता था तो उतने से डिस्ट्रिक्ट में होता था जहां डिस्टर्बेंस होती थी, बाकी स्टेट में चलता था। लेकिन ये नया सेटअप है, नई खींचतान चली गई है। और मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी तरीक पे तरीक दिए जा रहे हैं। हम 1-2 सेकंड का फैसला है, उसको इतनी लंबी तरीक बढ़ दी जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमारी मोहतबराना अपील सुप्रीम कोर्ट से भी है कि काइंडली लुक विद ए सिंपैथेटिक व्यू कि हमारे बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। इट इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज बीजेपी को हम अपील कर करके थक चुके हैं। इट इज द लास्ट होप। तो अब देखते हैं अब क्या करते हैं। सर 5 अगस्त को ये जश्न मनाने की तैयारी में है कि 370 को तोड़ा गया है। क्या लगता नहीं जो 370 1 साल का वक्त हो चुका है, जो लीडर हमारे थे अभी तक जिनको डिटेन किया गया उनको भी छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपका मकसद पूरा हो चुका है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे बाकी जो लीडर अंदर हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। मेरी भी यही अपील है ताकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, लोग अपने अपने नेताओं के पास जाएं, बात करें। उनको नहीं आगे इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, इलेक्शन होनी है, डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होनी है, इलेक्शन कराएं, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा दी जाए बस, ताकि लोग चुनी हुई सरकार से अपने लोगों से बात कर सकें, अपने लोगों की बात रख सकें। सर इलेक्शन के टाइम पे नड्डा जी का एक बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, अब ये इलेक्शन नहीं हो सकते। किस तरह देखते हैं आप इसको? जनाब बीजेपी को पूछो कि भाई उनको कौन सी चीज नजर आ रही है, या आप एक बात पे खड़े रहे, आप अपनी ही बात काट रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू के हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं सामान्य हो चुके हैं, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि नहीं सामान्य है। तो फिर ये उनकी बात है, वो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली आज हम क्लेम कर रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के हालात जो बिल्कुल सामान्य। जितेंद्र सिंह का भी एक बयान आया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो मुझे खुल के बताएं। जनाब आप आए, मैं बताने को तैयार हूं क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सबसे पहले आप हमारा डोमिसाइल जो बंद करके हमारा स्टेट सेट बहाल कर दें। उसमें उसमें जो आपको तरमीम करनी है वो उसमें कर दें कि भाई बाहर में हमारी जो बहनें थी जिनकी शादी स्टेट से बाहर होती है उनका हक जो है बहाल करना था, कर दिया जाए, बाकी खत्म है। सर डोमिसाइल भी एक जो है पहले IAS अफसर का बाहर के जो थे उनका बनाया गया। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को कोविड के कारण जो डोमिसाइल है वो भी अभी वेटिंग में है? जनाब रेट फिक्स है। ये 4th क्लास एम्प्लॉइज के लिए जो लगना है 2-3 हजार रुपया दे के 5-5 हजार रुपया दे के लोग बच्चे लास्ट डेट के ऊपर 5-5 हजार रुपया दे के ये डोमिसाइल बन रहे हैं। ये एक नया रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। मैं क्यों अपील कर रहा हूं कि आप हमारा स्टेट सेट बहाल कर दें। उनको बोले जिनको स्टेट सेट है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों हमें बनाने की जरूरत है? इतने सा ऑर्डर नहीं पास कर सकते और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी कोई चाहे चुनी हुई सरकार बीडीपी की होती, चाहे अकेली बीजेपी की हो, ये कह रहे थे कि थोड़े दिन पहले कि हम वो अपनी पार्टी के साथ एडवाइजर बना के चीफ एडवाइजर बनाएंगे। मेरी अपील है आप जोड़ के कम से कम इस ये जो उप राज्यपाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो एडवाइजर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे तो बचाव होगा हमारा। कम से कम हम किसी को पकड़ सकेंगे। कश्मीर के लोग अल्ताफ बुखारी को पकड़ेंगे, वहां की लोकल लीडरशिप को पकड़ेंगे। हम यहां से कोई कविंदर बैठे होंगे, कोई दूसरे जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से निर्मल सिंह वो बैठे होंगे, या कोई इनका और ABCD कोई बैठा होगा, नरेंद्र सत्ता बैठा होगा, रविंदर रैना बैठा होगा, कोई बैठा होगा। कम से कम वहां जाएंगे तो जम्मू के हैं, हमारे भाई हैं, हम बाजू पकड़ के बात कर सकते हैं। लेकिन एडवाइजरों को आप मिल नहीं सकते, बाजू पकड़ने कहां की बात है। सर एक्स चीफ मिनिस्टर NC के उनका ये भी कहना है कि जब तक ये 370 जो तोड़ा गया हमें नहीं दिया जाएगा तब तक हम इलेक्शन में नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्टेट बहाल नहीं होगी तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 370 की बात नहीं की उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैंने उसको बयान को पढ़ा है, उमर अब्दुल्ला जी का बयान है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी रियासत स्टेटहुड वापस नहीं की जाएगी तब तक हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इवन 99% ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट पार्टिसिपेट बारिंग वन बीजेपी। वो शायद अकेले लड़ती रहे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकियों का यही है। सर जिस तरह से सैफुद्दीन सोस के साथ हो रहा है, आपने देखा होगा तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो जो वायरल हुई है, उनको भी डिटेन किया हुआ है। मैं कहता हूँ बुजुर्ग आदमी है, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज है उनके, तो उनको छोड़ देना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग नेता हमें कहाँ मिलेंगे जनाब। इनसे सीख लेनी है, चाहे वो बीजेपी के भी होंगे तो हम उनसे सीख लेते हैं। मैं कहता हूँ जो बुजुर्ग है उसका तो सम्मान रहना चाहिए, तो उनको छोड़ना चाहिए, उनको घर में भेज दें।
तो वो उनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। नाउ दिस शुड एंड, हमें एक नया फेज शुरू करना है जेएनके का। वो खत्म हो गया, 370 वाला फेज खत्म हो गया, अब आपको नया फेज शुरू करना है जनाब। अगर तरक्की है, तरक्की सिर्फ लोगों के डेमोक्रेटिक वे से ही तरक्की होगी, दूसरे तरीके से तरक्की नहीं हो पाएगी रियासत की। ये मैं बार बार ये कह रहा हूं। लेकिन अगर बीजेपी अपने इस वक्त ताकत के नशे में है, वो उनको लोगों की आवाज पहुंच नहीं रही है, वो इस वक्त किसी और सातवें आसमान पे है उनका सोचने का नजरिया और दिमाग। तो मैं समझता हूँ उसमें मैं कोई, अगर उनको हमारी बात समझ नहीं आ रही है, या हम उनके अपने लोगों को भी वो कह रहे हैं, उनके भी जो मिनिस्टर्स या उनके एमएलए एमएलसीज मिलते हैं तो वो कहते हैं हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, तो इसका मतलब उनको कोई वो अपने इस वक्त ताकत के नशे में अक्सर गलतियां करती है। यही ताकत के नशे में तो कांग्रेस ने गलतियां की जनाब, यही ताकत के नशे में कांग्रेस ने खमियाजा भुगता। तो कांग्रेस ने किस बात का खमियाजा भुगता? ऐसी वो भी नहीं, वहां पे भी जब लीडरशिप सुनने को इनकारी हो जाए तो लोग बदल देते हैं जनाब। अगर ये कोई मत सोचे, अति का अंत लोग नहीं करते, परमात्मा करता है। अगर ये इन्होंने अति कर दिया है हिंदुस्तान के, आज हर गरीब के घर में आटा नहीं है खाने को। आप कह रहे हो घर बैठो, वो कहता भूख से मरने से अच्छा है मैं बाहर जाऊं। किसान की आप देखो ना क्या हालत कर रखी है, डीजल महंगा हो गया, उसकी बुहाई का, उसकी कटाई का, उसकी लेबर का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर कहां इंसाफ कर रहे हैं? किसको आप कौन सी तरक्की कर रहे हैं हिंदुस्तान में? लेबर का इशू देखो, किसी का इशू नहीं। लेबर आई, सारे पैदल चलते हुए आए। आप हिंदुओं की पार्टी थी तो आपने उन हिंदुओं को जो पैदल चलते हुए आए उनको तो बचाना था, लेकिन आपने नहीं बचाया जनाब। आप उनको वो लोग कट के मर गए, पिस के मर गए। तो अगर वहां तरस नहीं आया तो कम से कम जनाब अब तो तरस खाएं। जम्मू कश्मीर की रियासत को टोलों से मत ला दें, इसको आपकी सहानुभूति और इसको आपके आर्थिक सहायता की पैकेज की जरूरत है। इसके ऊपर टोल लगाकर गरीब जनता के ऊपर और बोझ मत बढ़ाएं। आप खुद ही कहा करते थे 400 रुपए का सिलेंडर, आज जनाब 950 रुपए का सिलेंडर है, तो उसके ऊपर आप टोल भी लगा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी जितना टोल लगा दिया आपने जनाब। आप कह रहे हो ये तरक्की करेगी, आप यहां पे कह रहे हो कि हम बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे, वो क्या लेके आएंगे यहां पर? कौन आएगा? सर आपने टोल की बात की, टोल सिर्फ जम्मू में ही लगाया जा रहा है, कश्मीर में क्यों नहीं? लगा है कश्मीर में भी, वहां पे एक आधा, वहां पे डरते हैं आज भी जनाब काम करने से, ये टोल लगाने से। ये जम्मू की जनता है जो बोली बाली है, जिसने उनको मालूम है ये हिंदुस्तान के खिलाफ झंडा नहीं उठा सकते, और ये बात सच है। मुझे हिंदुस्तानी होने पे ज्यादा गर्व है और इस गर्व में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा देश है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे बहुत फख्र है अपने देश पे। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं जनाब। मेरे पुरखों ने, माय फादर हैज स्टूड एज ए गार्ड इन दिस फॉर दिस कंट्री। मेरे आसपास जितने मेरे रिलेशंस हैं वो सारे मैक्सिमम तो आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में। तो फिर हम तो बेल्ट फोर्स के फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। तो मैं समझता हूं कि हम ये सोच भी नहीं सकते, हमारे तस्वर में भी नहीं आ सकता, हमारे ख्वाबों में भी नहीं आ सकता। लेकिन हमारा ना बोलने को हमारी कमजोरी मत समझा।